हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में। इसका रिलेशन हमने या हूबहू इसको हमने जारी किया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अनुसार। ओके, हमने देख लिया था। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी ईदर इमेजिनरी और जीरो। इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, आपने किया होगा उम्मीद करता हूँ। चलो मान लो नहीं किया हो तो हम समझ लेते हैं कि क्यों ये होता है। ठीक है, देखो आप जब स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो इसमें क्या हुआ है। यदि इस प्रॉपर्टी को आप देखोगे तो इसमें ये हुआ है कि ये मैट्रिक्स है भाई साहब ए आई जे, तो इसके एलिमेंट्स अब ए जे आई हो गए। एक तो ट्रांसपोज हो गया और साथ में उसका कॉन्जुगेट हो गया। यही है ना बात, है ना। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, मान लो आपने डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हो ना आप, तो आपने ले लिया A11 एलिमेंट है। नाउ A11 एलिमेंट का दिस बराबर होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन, द कॉन्जुगेट ऑफ द सेम नंबर। अब यदि आप यहां देखोगे A11 माइनस ए, अच्छा माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है भी सही। एक और चीज आपको भूलना नहीं है, माइनस साइन वुड कम आउटसाइड। दिस इज द स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, तो यहां से माइनस साइन यहां पे भी लिखना पड़ेगा हमें। सो ये हमने लिख दिया 1 1 दिस। सो यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये आ रहा है 1 1 प्लस A11 का कॉन्जुगेट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लो ये एक रियल नंबर होता है। यहां से पॉसिबिलिटी देखिए कि क्या ये रियल नंबर हो सकता है। केस 1, ठीक है, A11 इज अ रियल नंबर। ठीक है, मान लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं। सर रियल नंबर लेने में मुझे कौन सी समस्या है। लेकिन यदि आप रियल नंबर मान लेते हैं तो दिस इक्वेशन 1 फेल्स। यदि हम ऐसा करते हैं देन इक्वेशन 1 फेल्स, और इक्वेशन यदि 1 फेल हो गई तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ ही नहीं। मतलब देन व्हाट, ये नॉट अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। फुल फॉर्म समझ जाएंगे ना आप। इक्वेशन 1 सेटिस्फाई होनी चाहिए साहब, तो रियल नंबर तो उसे कतई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमने मान लिया। अब हम केस 2 लेते हैं साहब, और केस 2 क्या लेंगे हम, ध्यान से देखना जरा। केस 2 ये ले लेते हैं कि A11 प्योरली इमेजनरी है। ध्यान से देखिएगा, प्योरली इमेजनरी एक नंबर हो गया। तो उस केस में हमारी कंडीशन क्या है, A11 प्लस A11 का कॉन्जुगेट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है? हाँ बिल्कुल। लेट्स टेक A11 एनी इमेजनरी नंबर। सपोज मैंने ले लिया I, तो यदि मैं लेता हूं तो ये हो जाएगा I एंड देन दिस इज नथिंग बट माइनस I, दिस इज इक्वल टू 0। सो प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। ये कंडीशन एकदम परफेक्ट सेटिस्फाई होती है, यानी कि ये एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हुआ। आगे बात समझ में? बिल्कुल। या फिर मैं मान लेता हूं कि 0 है भाई साहब। केस 3 मैंने ले लिया, ठीक है, और केस 3 में मैंने ले लिया कि A11 जो है वो 0 है। सो व्हाट वुड बी A11 कॉन्जुगेट, वो भी 0 होगा। तो क्या इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो रही है साहब? बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। 0 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब यह है कि दिस इज ऑल्सो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। सो इसीलिए हमने स्टेटमेंट लिखा कि ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी ईदर 0 और इमेजिनरी। ठीक है, 2 इमेजिनरी हो सकते हैं और तीसरा 0 हो सकता है। सारे 0 हो सकते हैं, सारे इमेजिनरी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी रियल नहीं हो सकता। ऑन द सेम वे हम हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में भी देख लेते हैं भाई, कि हर्मिटियंस का रियल क्या होता है। हर्मिटियंस में देखा था ना, ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी रियल, बट वाई, क्यों रियल? वेट अ मिनट,
इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि A11 शुड बी इक्वल टू A11 का बार, इजंट इट? बिल्कुल। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा A11 माइनस A11 कॉन्जुगेट शुड बी इक्वल टू 0। अगेन यदि आप केस 1 लेंगे, क्या लेते हैं साहब कि A11 जो है वो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर। इफ रियल नंबर आपने एज्यूम कर लिया रियल नंबर, चलिए 5 मैंने माना। सो लेट्स कम टू द इक्वेशन नंबर 1। 5 minus 5 is equal to 0. Equation satisfied? Then this would be Hermitian matrix. सर क्या इमेजिनरी हो सकती है? बेटा गेट यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, गेट आपको यहीं फंसाना चाहेगा। क्या ये इमेजिनरी हो सकती है? केस 2 देखते हैं जरा, ध्यान से देखें। नाउ केस 2 जब हम देखेंगे, सो केस 2 में लेट्स टेक इट प्योर इमेजिनरी टर्म ले लेते हैं। सो A11 इज इक्वल टू आई ले लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या सेटिस्फाई हो रही है? I माइनस ऑफ I इज इक्वल टू 0। नॉट सेटिस्फाइड, यस और नो? नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। सो इट इज नॉट हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो ये बात तो सही हो तय हो गई कि ये क्या नहीं होने चाहिए साहब, ये इमेजिनरी कतई नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने लिखा कि प्योर रियल नंबर्स होने चाहिए। गॉट द पॉइंट ना? ठीक है, लेट्स कम टू द ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, ठीक है। आप मुझे किसी रूम में बैठ के देख रहे हैं, क्लासरूम में बैठ के देख रहे हैं, जहां भी बैठ के देख रहे हो, आप देखो जरा, क्या आपको दीवारें दिख रही हैं? क्या आपको फर्श दिखाई दे रहे हैं? यदि दिखाई दे रहे हैं तो वो फर्श और दीवार, मैं बोल सकता हूं वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। दो सरफेस, दो लाइंस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हम उसे ऑर्थोगोनल कहते हैं। सो ऑर्थोगोनल का दूसरा मीनिंग परपेंडिकुलर ही है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। आ गई ना बात समझ में? तो सबसे पहले तो ऑर्थोगोनल का वो मतलब मैं लिख लेता हूं कि दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर ओनली। ठीक, ये हमारा हाथ देखो, ये जॉइंट है, तो इस जॉइंट पे ये और ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल बोल सकता हूं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी हड्डियां हैं जो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर बन सकती हैं। तो ये जॉइंट हो गया, तो इस जॉइंट के लिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों ऑर्थोगोनल हो गया। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी आप कभी भूलेंगे नहीं। ये विजुअल नोट्स बनवा रहा हूं मैं आपके, ठीक है। खैर आऊंगा मैं विजुअल नोट्स पे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम जो चर्चा कर रहे हैं, सपोज आपके पास किसी एक पर्टिकुलर सरफेस या लाइन या इक्वेशन के लिए एक मैट्रिक्स है, दूसरी लाइन के लिए भी आपके पास मैट्रिक्स हैं, और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। खैर यहाँ तो हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो कोई सा भी मैट्रिक्स और साथ में उसका ट्रांसपोज, दोनों का मल्टीप्लाई यदि कर दिया जाए और रिजल्ट यूनिटी मिले तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा सर कुछ भी समझ नहीं आया। देखो ऑर्थोगोनलिटी ये कहती है कि जब भी चीजें ऑर्थोगोनल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो एक मैट्रिक्स ए हुआ, चेक करना ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या, इसके अंदर समाई जो भी चीजें आपने ली हैं इक्वेशंस, क्या वो 90 डिग्री वाली चीजें फॉलो कर रही हैं? तो यदि करेंगी तो क्या होगा, ये ए और इसका ट्रांसपोज का यदि आप मल्टीप्लाई कर दिए तो वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ये है ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन।
आगे बढ़ूँ, आप भूलो नहीं इस चीज को, तो हम विजुअल नोट्स बना लेते हैं ऑर्थोगोनलिटी के लिए। चलो विजुअल नोट्स भी बना के चलते हैं। विजुअल नोट्स क्या है? विजुअल नोट्स देखो, जब भी ऑर्थो की बात आएगी ना, तो हम ऑर्थो को अब ट्रीट करने वाले हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से। ऑर्थो नाम आ रहा है भाई, तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से। सुनिएगा आप मेरी स्टोरी को, मैं आपको सुना रहा हूं, बट ये आप तय कर लें, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से आप क्या करेंगे, आप ऑर्थो मैट्रिक्स को रिलेट करेंगे। ओके, ऑर्थोपेडिक वो डॉक्टर है जो हड्डियों का इलाज करता है, हड्डियों को देखता है। फ्यूचर में मुझे कुछ चीज़ें लगेंगी तो मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को रिलेट करूंगा परमानेंटली याद रखने के लिए ऑर्थोपेडिक से, जो कि हड्डियों का डॉक्टर होता है। सिंपल सी बात है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये दिखाया था ना आपको, दिस इज ए, और ये ए को लिटा दिया गया है, तो दिस इज ट्रांसपोज ए, और इन दोनों के बीच में ये है डॉट जॉइंट, ए गुणा ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू 1। देख लीजिए, सीधी हो गई हड्डी 1। ओ भाई, जरा सी चीज में फॉर्मूला फिट कर दिया हमने। हाँ कर दिया। हड्डियां कैसे याद रहेगी कि भाई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ऑर्थोगोनल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, हड्डियों की कहानी है। सो दिस इज ए, और किसी चीज को यदि लटा दो तो बन जाता है ट्रांसपोज, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब कनेक्शन एकदम प्रॉपर है तो ये खुल सकता है हाथ, और आइडेंटिटी 1 बन सकती है। याद करने का तरीका, अब हम मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं कि सर ये फॉर्मूला दिया आपने कि ए गुणा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहां ध्यान से देखें आप, यदि मैं इस ए ट्रांसपोज को इधर ही रखूं और इस ए को इधर लेके चला जाऊं, तो यहां से आप देखोगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ओ हो। सो ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। क्या हुआ जी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सर हमने सिर्फ ये पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। अच्छा, और कोई बोल सकता है कि सर हमने सिर्फ ये पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। भाई दोनों एक ही चीज है, अलग अलग तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये होता है भाई, दिस इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब ध्यान से देखना जरा, इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। देखना, एक 2x2 का मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं आपके सामने, A11, या पूरा ही नहीं लिखता मैं, A1 लिख लेता हूं, इसको A2 लिख लेता हूं, ये B1 लिख लेता हूं, और ये B2 लिख लेता हूं। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A1, A2, B1 एंड B2, ये ट्रांसपोज है। और ये किसके बराबर आना चाहिए? यूनिटी के बराबर आना चाहिए। कब आना चाहिए? जब ये जो लिया गया मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा तब। कब? इफ दिस ए जो मैट्रिक्स आपने लिया ये ऑर्थोगोनल है, इफ ए जो है वो है ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन होगी भाई। यही देखा ना। अब जरा ध्यान से देखो, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सो A1 का A1 में स्क्वायर, भूले नहीं होंगे आप, इसका गुणा ऐसे करना है। सो A1 का गुणा A1 में A1 स्क्वायर, A2 का गुणा A2 का गुणा इसमें, सो दिस इज नथिंग बट A2 स्क्वायर, और ये जो टर्म आएगा ये 1 के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, अरे नहीं सर पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मत होइए कंफ्यूज। मल्टीप्लाई किया A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर। ठीक है, अब A1 का B1 में, सो A1 B1 प्लस A2 B2, ये आया साहब। अब यहाँ के लिए B1 A1, B1 A1 प्लस B2 A2, अब यहाँ पे आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये जो आया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये इसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। और आपने देखा था यदि दो मैट्रिक्स बराबर हैं, इसका मतलब ये कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं
वो सेम होने चाहिए। ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये 1 किसके बराबर होगा साहब, ये इसके बराबर होगा, और ये भी 0 के। तो यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी हमको पता चलती है कि कोई सा भी मैट्रिक्स यदि ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि उसका a1 और a2 के स्क्वायर का समेशन 1 के बराबर होगा। ये वाला एलिमेंट ले लो, ये वाला एलिमेंट ले लो, दोनों का समेशन ये होना चाहिए। और या फिर नीचे के एलिमेंट ले लो, b1 b2 ले लो, उनका भी जो स्क्वायर का समेशन है वो 1 होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी। यहां से क्या होगा, एग्जामिनेशन में कुछ चीजें हम डायरेक्टली देख के सॉल्व कर देंगे, हमें पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। समझाऊंगा मैं आपको मैं क्यों बोल रहा हूं। या फिर यहां से ये भी सीखा कि सर a1 b1 प्लस a2 b2 0 हो जाए, देख लीजिए। या फिर हाँ, दोनों एक ही चीज यहां से निकल के, हाँ, तो या फिर a1 b1 प्लस a2 b2 0 हो जाए। सिंपल सा a1 b1 प्लस a2 b2 ये 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, एम आई राइट ना, बिल्कुल राइट। ये है। अब 3 क्रॉस 3 का लेते हैं। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनते जाइए, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको एकदम कहानी क्लियर हो जाएगी, देखना। अब हम 3 क्रॉस 3 का ले रहे हैं। ये ले लिया मैंने a, अब इसका मैं करने वाला हूं ट्रांसपोज। सो a1 a2 a3, यहां जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसका मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं और वो मेरा मल्टीप्लाई यूनिटी मैट्रिक्स के बराबर ऑफ द सेम ऑर्डर। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है साहब। ठीक, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको देख के कर दूंगा फॉर्मूले को, यदि आप ध्यान से देखते हो तो। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम इनका। सो इसका मल्टीप्लाई होगा इस टर्म में, तो जरा ध्यान से देखो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। सो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आ गया। ओके, ये पूरा सॉल्व हो गया है। अब a1 b1 यहां आएगा, a1 b1, ये बनेगा a2 b2 प्लस a3 b3, ये बन गया साहब। अब a1 c1 बन जाएगा, a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां से कुछ चीज लेके चलना है अपने को, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। अब b1 b2 b3 की बारी। सो b1 b2 b3 करेंगे। सो ये हो जाएगा यहाँ पे b1 a1 प्लस b2 a2 प्लस b3 a3, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अब b का c1 में, यानी कि b1 c1 b2 c2 b3 c3, कोई दिक्कत नहीं है। अब c1 वालों का c1 a1 c2 a2 c3 a3। अब c और b का c1 b1 c2 b2 c3 b3। अब यहाँ आ जाएगा c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर यदि हुआ तो सिंपल सी कहानी समझ में आ रही कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए क्या, 1, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, बाकी सब 0। समझ पा रहे हैं बात। अब यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण, जब भी आपको देखने को कौन मिले, आपका मैट्रिक्स, और आप उसमें ये देखो यहां से
या इन तीनों के स्क्वायर का समेशन कर दो, फटाक से कर दो, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और वो 1 आ जाए, या फिर इन तीनों का कर दो जल्दी से, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, या फिर c1 स्क्वायर, यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, c1 c2 c3, ठीक है, और ये यहां पे b3 है बेटा, b3 स्क्वायर। इस रो के सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर का समेशन इसके भी 1 होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है देखो, बाकी सारे पैरामीटर 0 ना, किसी को भी उठा लो, इसको उठाते हैं, a1 b1 a2 b2 a3 b3, मतलब इनका गुणा प्लस इनका गुणा प्लस इनका गुणा, वो भी 0 होना चाहिए। नहीं लिखू ना क्योंकि बहुत सारे लिखने पड़ जाएंगे, लेकिन तुरंत कर लेना, दिस गुणा दिस प्लस दिस गुणा दिस प्लस दिस गुणा दिस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या फिर इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा, वो भी 0 होना चाहिए। या फिर b1, ये तो हो चुका है, b1 a1 तो हो ही चुका है, b1 c1, या फिर इनका देखो म्यूचुअली किसी दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे किस टाइप से, इसका मल्टीप्लाई प्लस इनका मल्टीप्लाई प्लस इनका मल्टीप्लाई, या फिर इनका इनका इनका, या फिर a3 और c1 वालों का, a1 और c1 वालों प्लस a2 c2, ये इसका कर लो, ये 0 आने चाहिए। अब ये यदि ऐसा फुलफिल होता है तो इससे क्या मतलब, उद्देश्य क्या समझ में आएगा कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ, यही समझ में आएगा भाई, ऑर्थोगोनलिटी प्रूव हो जाएगी। ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि उसका A ट्रांसपोज ही उसका A इनवर्स है। यहां से ये बात समझ में आएगी, और ये कब महत्वपूर्ण आएगा, एक क्वेश्चन देखो तब आपको ये फील आएगा। आ जाओ जरा, ये मैंने ले लिया आपके सामने क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन देखा और ऊपर से उसने क्या पूछा कि फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। भाई इनवर्स फाइंड करना है, ये एक टेढ़ी खीर है। कैसे, पहले एडजॉइंट निकालो, फिर डिटरमिनेंट ऐसे डिवाइड करो, देन वी विल गेट द इनवर्स ऑफ सम मैट्रिक्स। तो ये बात तो पक्का है कि गेट वालों ने क्या किया है कि भाई इसको आपसे वो सोल्व करवाना ही नहीं चाह रहे। गेट के प्रोफेसर ये चाह ही नहीं रहे कि आप इसे सोल्व करो, वो चाह रहे कि आप दिमाग लगाओ। अच्छा कैसे दिमाग लगाओ, सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दिया है हम क्या देखते हैं, क्या एक ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या, नहीं। लोअर है क्या, नहीं। रहते तो डायरेक्ट आंसर कर देते। अच्छा फिर हम क्या लगाएंगे, 3x3 का हम ये देखेंगे क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर के लिए 0 होता है। नो, दिस इज नॉट द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ चीजें हम डायरेक्टली बता देते हैं यदि हमें पता रहे। हम ऑर्थोगोनैलिटी अब चेक करते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी के लिए क्या, इन सब के स्क्वायर का समेशन 1 होना, इन सब के स्क्वायर का समेशन 1 होना, इन सब के स्क्वायर का समेशन 1 होना। आपको दिख गया पूरा कि सर पहले वाला यदि चेक करेंगे हम, तो पहले वाला पढ़े, प्यार से देख रहे हो आप कि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और वो होता है 1। यस सेटिस्फाई सर, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो सभी को चेक करना है भाई। अब यहाँ पे अगेन आपकी बुर्जी बन जाएगी यदि आप इसे चेक करने भिड़ गए तो, क्योंकि साइन थीटा साइन फाई मल्टीप्लाई करोगे ये वो कहानी उलझ जाएगी। तो थोड़ा सा और शॉर्टकट अपना लेते हैं। क्या, हम एक काम करते हैं, हम थीटा की वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री, और हम फाई की वैल्यू भी मान लेते हैं 30 डिग्री। और बताइए कौन रोक रहा है हमें, क्या, क्योंकि ये सारी ये जनरल थीटा और फाई पे यदि सेटिस्फाई करेंगी चीजें, तो इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए साहब। चलो, तो साइन थीटा और साइन फाई 1/2 1/2, साइन 30 1/2 होता है ना, सो 1/2 1/2, सो 1/4 का स्क्वायर। डिड यू गेट माई पॉइंट? हाँ, यस। cos 30 √3/2, सो √3/2 का स्क्वायर 3/4। आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 30, कुछ गलती हुई क्या, ये है √3/2, सो ये बन गया। हाँ ठीक है, कोई गलती नहीं है।
और ये है साइन थीटा जो कि 1/2 है, वो √3/2 है, सो √3/4, तो ये बन जाएगा 3/16। लेट्स फाइंड आउट दिस। तो ये बन जाएगा हमारे पास 16 इज एलसीएम, यहां आएगा 1, यहां आएगा 12 और वो है 13, सो दिस इज नथिंग बट 16/16 1 सेटिस्फाइड। ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। सिमिलरली सब कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा, सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो गया ना, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, कोई सी एक कंडीशन वो भी चेक कर लेते हैं। चेक कीजिए, ये वाली आपको फुलफिल हो जाएगी। अब मैं इनको चेक कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि इनका गुणा प्लस इनका गुणा प्लस इनका गुणा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। चलो तो वो चेक कर लेते हैं। cos 5 is nothing but √3/2, agree with me, 1/2, so this is nothing 1/4 प्लस 0 आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, साइन 30 दैट इज 1/2 गुणा साइन दिस इज 1/2 √3/2। अब देख लीजिए जरा, यही कहानी लिखी हुई है, सेटिस्फाइड। ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। अब वंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसका इनवर्स बताइए। सो वी नो दैट इनवर्स ऑफ दिस इज नथिंग बट इसका ट्रांसपोज। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, जहां इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है वही इसका आंसर होगा। तो इसका ट्रांसपोज यदि कोई लिखेगा तो क्या हो जाएगा, cos 5 0 sin 5, पूरा लिख दे रहा हूं मैं, sin थीटा sin 5 cos थीटा sin थीटा, माइनस भी है, कुछ भूल जाऊं तो लिख लीजिएगा, क्योंकि आप समझ ही रहे हो ये मैं कैसे कर रहा हूं, हरी में कर रहा हूं। आगे के भी आप लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, और ये मैं बंद कर दूंगा। समझ में आ गई ना बात, मक्खन की तरह चीजें क्लियर हैं सर। ऑर्थोगोनल पे मैं फिर से आ जाता हूं। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में फोरमोस्ट कंडीशन ये है कि ये भैया सेटिस्फाई होने चाहिए, A गुना A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। यही कंडीशन शो करती है। हम इसको वेक्टर्स में भी पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनलिटी के लिए कैसे डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब फेस 90 डिग्री होता है, वो सब पढ़ेंगे। अभी आपको समझ में आ गया ऑर्थोगोनलिटी का मतलब, आपकी दीवार और फर्श के बीच का एंगल 90 डिग्री, देयर ऑर्थोगोनल हम कह सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ से हमने ये सीखा कि इनवर्स ही A ट्रांसपोज के बराबर है, वही ऑर्थोगोनल है। समझ में आ गई ना बात। चलिए तो यहाँ से अब देखें जरा, ये कंडीशन को देखते हैं जरा। यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आते हैं। चलिए दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, और इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब निकाल लो, किसी भी यूनिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के देख लो, 1 ही आएगा। अच्छा, हमने देखा था A गुणा B का डिटरमिनेंट, सर A का डिटरमिनेंट गुणा B का डिटरमिनेंट, सो ये हो जाएगा A का डिटरमिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1। अब हमने देखा था सर A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो यहां से चलिए सिर्फ A ले लेता हूं, सो A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। सो यहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि आप देखेंगे, सो दैट इज इक्वल टू या तो +1 या -1 सेटिस्फाई होगी, तभी वो ऑर्थोगोनल होगा। कोई सा भी मैट्रिक्स यदि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट या तो 1 होगा या -1 होगा। उल्टा पॉसिबल नहीं है। किसी भी रैंडम सड़क चलते मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्थोगोनल है ना, लेकिन किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने जा रहे हो तो पक्का या तो 1 होगा या -1 होगा। समझ रहे हैं ना बात? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो यहां से लिख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, तो इसे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि डिटरमिनेंट ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल बी ईदर +1 और -1। ठीक है, ओके, लिखते हैं जरा। डिटरमिनेंट ऑफ
any orthogonal matrix would be either 'either +1 or -1, +1 और -1। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। डिटरमिनेंट ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वुड बी either 1 और -1। ठीक है सर। ओके, अब देखो, यदि हमारे पास A एक मैट्रिक्स है और वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, हमारे पास B भी एक मैट्रिक्स है और वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो जब आप इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए बी बनता है ना, सो ए बी भी ऑर्थोगोनल होता है और बी ए भी ऑर्थोगोनल होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इसकी। आप क्या करेंगे, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे दोनों तरीकों से, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, लेकिन हमें चीजें याद रखनी है, तो हम याद करने के लिए इसका क्या बनाते हैं, विजुअल शॉट्स बनाते हैं। ओके, ए एक ऑर्थोपेडिक है, ऑर्थो को ऑर्थोपेडिक से हमने डिनोट किया ना। बी एक ऑर्थोपेडिक है, अच्छा जी, तो दोनों एक ही कॉलेज में थे। ए और बी एक दूसरे से जुड़ गए साहब। बी ने ए को प्रपोज कर दिया, दोनों ने शादी कर ली, तो दोनों क्या बन गए जी। अच्छा, बी ने किया, पहले बी को रेफरेंस दिया, बी को पसंद आया भाई, तो सबसे पहले बी ने काम छेड़ा और दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी को दोनों इन वन घर, अब दोनों एक ही घर में भाई, तो दोनों क्या है, ऑर्थो ही हुए दोनों। ऐसा नहीं है कि किसी की डॉक्टरी चेंज हो गई, दोनों ऑर्थो। अरे कॉमेडी से याद रखना है हमको, लोग पता नहीं रट रट के हम कॉमेडी से याद रखेंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन में ये आ गया तो करना नहीं पड़ेगा। ए बी करके देख रहे हैं, ना ना ना, डायरेक्ट दिमाग से निकलेंगी चीजें। अब दूसरे केस में ए ने बी को किया और दोनों की शादी हो गई और दोनों ही ऑर्थोगोनल, घर में क्या है, ऑर्थोगोनल ही है भाई। ऑर्थोपेडिक में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही हुए घर में, किसी का कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये ऑर्थो हो गया गायनो हो गई, ना, दोनों ऑर्थो है। रख लिया याद। चलो अगली क्लास में मिलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बाय बाय।